क्या हिटलर एक प्रतिभाशाली या पागल था? उसने जर्मनी को नाजीवाद के रास्ते पर कैसे डाल दिया? उसने जर्मनी को लगभग पूरे यूरोप को जीतने की अनुमति कैसे दी? प्रथम विश्व युद्ध में पूरा देश बेहद असहज उथल पुथल में पड़ गया। न केवल उसे क्षेत्र छोड़ना पड़ा और बाहरी दुनिया को मुआवजा देना पड़ा, बल्कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा मुद्रास्फीति संकट भी पैदा हो गया। उस समय शीर्ष जर्मन अधिकारी इन आंतरिक और बाहरी परेशानियों में बहुत व्यस्त थे। कुछ उभरते हुए राजनीतिक गुटों ने चुपचाप उभरने का अवसर लिया। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पार्टी जर्मन स्वयंसेवी पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और बाद में हुई नाजी पार्टी ने बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोगों की पैरवी की, जो आर्थिक संकट से गंभीर रूप से प्रभावित थे, और बड़ी संख्या में लोगों को समर्थन दिया और एक प्रोग्रामेटिक मांग को बढ़ावा दिया जो यहूदी धर्म के लिए बेहद प्रतिकूल थी। इन विचारों का उपयोग करके लोकप्रिय भावनाओं को जोरदार ढंग से भड़काने और 1932 वर्षों तक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नस्लीय रूप से शुद्ध जर्मनी की स्थापना की। नाजी पार्टी जर्मनी में सबसे लोकप्रिय पार्टी बन गई और 1/3 हासिल कर ली। इस समय तक नाजी पार्टी जर्मन रीचस्टैग में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। इसीलिए 1933 के जनवरी में नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर को आधिकारिक तौर पर जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग द्वारा जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। जर्मनी को पूरी तरह से नाजीवाद द्वारा नियंत्रित कर दिया गया। हिटलर के सत्ता संभालने के बाद जर्मन सेना पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए उसने फील्ड मार्शल ब्लमबर्ग और सेना कमांडर इन चीफ फ्रिट्ज को हटाने के लिए कारण ढूंढे और फिर खुद को कमांडर इन के रूप में नियुक्त किया। वेहरमाच के प्रमुख युद्ध मंत्रालय को पुनर्गठित किया गया और रक्षा बलों की एक नई उच्च कमान की स्थापना की गई, जो केवल उनके प्रति वफादार थे। उच्च कमान के जनरल स्टाफ के प्रमुख बने और जोडल प्रमुख बने। हाई कमान का संचालन विभाग, हाई कमान के अधीन डिवीजन भी थे। 3 मुख्य शाखाएं ब्रूसिक के नेतृत्व में सेना जनरल मुख्यालय और रेडल के नेतृत्व में सेना मुख्यालय थीं। इन 3 विभागों के अलावा गोयरिंग के नेतृत्व में नौसेना मुख्यालय और गोयरिंग के नेतृत्व में वायुसेना मुख्यालय सहित हिटलर ने 1940 में एक स्वतंत्र सशस्त्र एसएस की भी स्थापना की, जिसका प्रभार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिया। उपायों की इस श्रृंखला के तहत हिटलर दृढ़ता से स्थापित हो गया। उसने जर्मन सेना को मजबूती से नियंत्रित किया ताकि उसे केवल उसके तानाशाही शासन का पालन करना पड़े। इसके परिणाम स्वरूप नाजी जर्मनी की सैन्य शक्ति किसी भी रणनीतिक मूल्यांकन, तार्किक मुद्दों या समझौतों की परवाह किए बिना अकेले उसके हाथों में रही। सभी पक्षों की सहमति के बावजूद हिटलर युद्ध के दौरान कोई भी निर्णय ले सकता था और बाकी सभी को उसका पालन करना होगा। इसका मतलब यह भी था कि हिटलर सीधे तौर पर फूली हुई सैन्य नौकरशाही को दरकिनार कर सकता था और इसे तुरंत लागू कर सकता था एक कलम। इस सत्तावादी व्यवस्था ने अधिकारियों को सत्ता और इच्छा के लिए एक दूसरे के साथ जमकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्हें केवल व्यक्तिगत रूप से हिटलर को खुश करने की जरूरत थी, लेकिन साथ ही हिटलर ने प्रत्येक फील्ड कमांडर को बहुत अधिक स्वायत्तता भी दी, युद्ध के मैदान पर बदलती स्थिति पर त्वरित और गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करें। यही कारण है कि रोमेल 7वें जुआंग डिवीजन का नेतृत्व करने में सक्षम थे और फ्रांसीसी युद्ध के मैदान में इतनी तेजी से घुस गए कि न तो दुश्मन और न ही उनके वरिष्ठ अपने ठिकाने को नियंत्रित करने में असमर्थ हो सके। उन्हें घोस्ट डिवीजन का खिताब मिला। यह काम चलाऊ रणनीति पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के युद्ध क्षेत्रों में भी दिखाई दी, और दुर्भाग्य से इस तरह की काम चलाऊ रणनीति का इस्तेमाल एक भी जर्मन जनरल द्वारा किया गया था, जो दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हिटलर की तानाशाही के छिपे खतरों के प्रति न केवल यह कई लोगों को विफल कर पाई, कई वरिष्ठ जनरलों के साथ घनिष्ठ सहयोग की स्थापना ने उन्हें अपने लिए अधिक शक्ति और प्रभाव जमा करने के प्रति और अधिक जुनूनी बना दिया, क्योंकि हिटलर पूरी तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अधिकारी को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का निर्णय ले सकता था, जो न केवल बहुत बड़ा था, इसने नाजी जर्मनी की आंतरिक स्थिरता को नष्ट कर दिया और सैन्य सेवाओं के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को भी प्रेरित किया। सामान्य तौर पर यह सैन्य प्रणाली केवल अकेले भेड़िया अधिकारियों को तैयार करने, नाजी जर्मनी की बाद की हार के लिए बीज बोने और नाजी की आर्थिक प्रणाली को लक्षित करने के लिए उपयुक्त थी। जर्मनी में हिटलर ने भी देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ बदलाव किए, जिससे युवाओं को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और महिलाओं को श्रम बाजार से हटा दिया गया, जिससे आर्थिक श्रम में लगे लोगों की संख्या कम हो गई। बेरोजगारी में गिरावट का भ्रम। इसी समय हिटलर ने कई यहूदी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया या उन्हें नाजियों को सौंप दिया। नाजी पार्टी स्कूल के गैर यहूदी व्यवसाय चलाने के लिए आए। इसके अलावा नाजी जर्मनी ने राजमार्गों, हवाई अड्डों और बैरकों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया और बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को समाधान के लिए श्रम दायित्वों को पूरा करने के लिए मजबूर किया। बेरोजगारी की समस्या। जो कोई भी असंतुष्ट था उसे प्रारंभिक चरण में भेजा जाएगा। इस झूठे और उच्च तीव्रता वाले उत्पीड़न के तहत नाजी जर्मनी को अंततः एक आदेश मिला। 1935 के आंकड़ों के अनुसार इस श्रृंखला के माध्यम से नाजी जर्मनी में बेरोजगारी दर केवल 2 लाख लोगों तक गिर गई है। हालांकि नाजी जर्मनी के हथियारों और बुनियादी ढांचे को थोड़े समय में बहुत विकसित किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के जबरन श्रम और युद्ध के उद्देश्य से और सतत विकास की कीमत पर आधारित अर्थव्यवस्था उज्ज्वल और चमकदार लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह बेहद खोखली है। राष्ट्रीय आर्ण में वृद्धि जारी है। हिटलर ने अपना ध्यान विदेशी आक्रमण की ओर लगाया और विदेशों में लूटपाट और विस्तार करने की योजना का जन्म हुआ। आधिकारिक तौर पर आक्रामकता का पहला युद्ध शुरू करने से पहले हिटलर पूरी तरह से तैयार था और उसने बिजली की गति से चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पर आक्रमण किया। युद्ध के बाद
हाईकमान पोलिश अभियान की रिपोर्टों का विश्लेषण करने के लिए अनुचित समय चाहता था, लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं किया। फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना को तुरंत एजेंडे में रखा गया। इसलिए अगले कुछ महीनों में हिटलर और कई उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारियों ने आगे और पीछे चर्चा की और येलो प्लान नामक एक युद्ध योजना तैयार की। यह योजना बख्तरबंद समूह पर केंद्रित थी, कई हथियारों का संयोजन। युद्ध का तरीका लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम और अन्य देशों पर हमले का पहला चरण शुरू करना था और फिर फ्रांस पर आक्रमण करने और नाजी जर्मनी पर कब्जा करने के बाद अर्देन्नेस क्षेत्र से मैजिनॉट लाइन की नाकाबंदी को जल्दी से तोड़ना था। नाजी जर्मनी ने बाल्कन में कई जीत हासिल की और इस समय फिर से कब्जा कर लिया। जब नाजी जर्मनी ने यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण किया तो ऐसा लग रहा था कि हिटलर ने अपनी भावनाओं के आधार पर ये निर्णय लिए थे। कमी तब भी उजागर हुई जब उसने क्रेते पर आक्रमण किया। यहां नाजी जर्मनी सोवियत संघ के आगामी आक्रमण में लगभग अजेय था। हाईकमान की असंबद्ध और प्रतिस्पर्धी प्रकृति और भी अधिक महंगी थी। हालांकि नाजी जर्मनी ने आक्रमण की शुरुआत से ही बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच संचार की कमी ने गंभीर तार्किक समस्याएं पैदा की। भले ही हिटलर ने कई बार मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खासकर आक्रामक अवरुद्ध होने के बाद हिटलर ने बलि का बकरा ढूंढना शुरू कर दिया। 1942 में हिटलर ने कुल मिलाकर 30 से अधिक कोर जनरलों और वरिष्ठ कमांडरों को निकाल दिया। साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और पीछे छोड़ दिया गया। उन्होंने हिटलर की इच्छा के विरुद्ध जाने और उसे सही सलाह देने का साहस नहीं किया। इसके बजाय कई अधिकारियों ने वास्तविक स्थिति की परवाह किए बिना हिटलर के लिए असंभव लक्ष्यों का वादा किया। इस प्रवृत्ति के कारण अंततः नाजी जर्मनी को स्टेलिनग्राद में अद्वितीय नुकसान उठाना पड़ा। वह अब भी इस बात पर अड़े हुए थे कि पूरी जीत करीब ही थी। 1940 तक नाजी जर्मनी आधिकारिक तौर पर एक नुकसानदेह स्थिति में था। हालांकि हिटलर अभी भी प्रतिरोध छोड़ने को तैयार नहीं था और यहां तक कि उसने अपने तेजी से बढ़ते अचानक हमलों को भी तेज कर दिया। उन्होंने अर्देन्नेस को आदेश दिया कि इस क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों पर महाभियोग चलाने के प्रयास में एक अंतिम जवाबी हमले की योजना लागू की जाए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से विफल रहा। इस लड़ाई के कारण फील्ड मार्शल क्रूगर सहित कई वरिष्ठ जर्मन अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1945 तक, जब नाजी जर्मनी पूरी तरह से हार गया था, शेष अधिकांश अधिकारियों ने भागने का फैसला किया। केवल कुछ शेष अधिकारी ही अंतिम प्रतिरोध करने को तैयार थे। हिटलर ने अंत तक अपनी कट्टरता बनाए रखी, लेकिन इस बिंदु पर 30वें दिन के अंत में युद्धाभ्यास के लिए कोई जगह नहीं थी। वह चांसलरी के सुरक्षा गार्ड में पाया गया। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, जिसने आधिकारिक तौर पर नाजी जर्मनी के अंतिम निधन की घोषणा की, जिससे दुनिया भर में कुल मिलाकर लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदाओं में से एक है। इस संबंध में आप कैसे